आधी दुनिया पूरा आसमान, ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा रचित एक ऐसा उपन्यास जिसे अनेक साहित्यकारों, लेखकों, समीक्षकों, आलोचकों आदि ने खूब सराहा है। आज उसी उपन्यास पर एक ऐसे ही मूर्धन्य साहित्यकार, वरिष्ठ लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मूर्धन्य साहित्यकार बी मदन मोहन जी के विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं मदन लाल मधु। उपन्यास हमारे समय की लोकप्रिय साहित्यिक विधा है। एक सशक्त औजार की तरह यह सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करते हुए मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को संवारने और निखारने का अहम कार्य करता है। आधी दुनिया पूरा आसमान ब्रह्मदत्त शर्मा का ऐसा ही उपन्यास है जो नारी जीवन के मुख्तलिफ आयामों से जुड़ी चिंताओं को न केवल रेखांकित करता है अपितु इनका सुखद समाधान भी प्रस्तुत करता है। इस कृति का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसकी रचना प्रक्रिया सामाजिक यथार्थ की गहन पड़ताल के साथ कड़वे सच और प्रतिबद्ध सरोकारों का स्वाभाविक ताना बाना बुनती है। पिछले दशक में कन्या भ्रूण हत्या या चयनात्मक गर्भपात के जो आंकड़े पूरे देश से हमारे सामने आए, निश्चित ही किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को स्तंभित करने वाले रहे हैं। उत्तरी भारत के विकसित राज्यों ने इस संदर्भ की विकृत तस्वीर उभारी है। यही उपन्यासकार की चिंता और सरोकार है जो पूरे उपन्यास में बड़ी ही गहनता से न केवल चित्रित होते हैं अपितु एक सार्थक और सशक्त समाधान खोजते हुए स्त्री शक्ति का शंखनाद भी करते हैं। उपन्यास का प्रमुख बिंदु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच और संघर्ष को केंद्र में रखकर चलता है और संपूर्ण ताना बाना इसी कथा की समाज सापेक्ष बुनावट करता हुआ उपन्यासकार स्त्री समाज के प्रति सार्थक दृष्टिकोण को बेबाकी से प्रस्तुत करता है। किरण आधी दुनिया पूरा आसमान की केंद्रीय पात्र है। समग्र घटनाक्रम, कथा तंत्र और पात्र उसी के इर्द गिर्द घटते बढ़ते उपन्यास को नारी सशक्तिकरण के अंतिम लक्ष्य की ओर ले चलते हैं। यह तथ्य रेखांकित करने योग्य है कि रचनाकार आदि से अंत तक कथानक की रोचकता और पाठक की जिज्ञासा को कहीं भी स्खलित नहीं होने देता। औपन्यासिक कथा फतेहगढ़ और महमूदपुर सरीखे दो मझोले गांवों से आरंभ होकर महानगर की मायावी छाया को छूती अवश्य है, लेकिन उसका अंत उन्हीं गांवों की परिधि में होता है जो स्त्री के प्रति दोयम दर्जे की सोच के वाहक हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि कथा रचना के धरातल पर लेखक ने व्यापक स्तर पर सूक्ष्मता से सावधानी बरती है। पहले माता पिता द्वारा विदुषी पुत्री को मनोनुकूल अध्ययन से रोकना, फिर ससुराल में दो बेटियों को जन्म देने पर परंपरागत विकृत मानसिकता का शिकार बनना हमारे समाज की भौथरी सोच को उभारता है। किरण जब इस गटर से बाहर निकलना चाहती है तो ग्रामीण स्त्रियों के ताने उसे और जकड़ने लगते हैं। पूरे परिवेश से लड़ती किरण मायके पहुंचती है तो वहां का वातावरण भी प्रतिकूल मिलता है। अंततः एक स्त्री ही स्त्री की सहायक बनकर आश्रय देती है। ब्रह्मदत्त जी ने किरण के विद्रोह और मनीषा के दृढ़ सहयोग को उपन्यास का मेरुदंड बनाकर प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास इस मिथ को तोड़ता है कि स्त्री ही स्त्री की शत्रु होती है।
अपितु बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ उनकी यह कृति संदेश देती है कि सामाजिक परंपराएं और स्थितियां यदि बदल जाएं, यानी नारी को परवाज का खुला अवसर दें, तो वह आकाश की समस्त सीमाओं का वर्ण करने में सक्षम है। किरण आईएएस बनकर स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी सफलता और साहस के समक्ष सभी परिवारजन और सामाजिक लोग न केवल किरण की जिजीविषा को स्वीकारते हैं, अपितु परंपरागत रीतियों की चौहद्दी से सिर उठाकर बाहर झांकते दिखाई देते हैं। भले ही यह सब सामाजिक दबाव का ही प्रतिफल हो। प्रमुख कथा के साथ उपन्यासकार ने हमारे समाज में व्यापक अशालीन क्रियाओं और नीतियों को भी सूक्ष्मता से रेखांकित किया है। शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी कमियां, स्वास्थ्य प्रणाली का लचर लालची ढांचा, बेरोजगारी का अभिशाप, युवा शक्ति का दुर्बल अर्थतंत्र, अव्यवहारिक भर्ती प्रक्रिया और ग्रामीण परिवेश में व्यापक सामाजिक विद्रूपताएं उपन्यास के उद्देश्य को अत्यंत गंभीरता और व्यापकता के साथ पाठक तक संप्रेषित करते हैं। वस्तुतः यह उपन्यास कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध नारी सशक्तिकरण का पक्षधर बन पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देता है। यह पात्र किरण के जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं है, अपितु हमारे समाज में जहां जहां भी इस तरह की पिछड़ी सोच और रूढ़िग्रस्त प्रथाएं मौजूद हैं, यह उपन्यास उन सब के लिए नई राह दिखाती मशाल का प्रतीक है। ममता का यह कथन कि एक अनुमान के अनुसार पिछले 25 सालों में हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ लड़कियों को कोख में मारा गया है। हम हिटलर को 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के लिए मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन खुद क्या है? अपनी ही करोड़ों बेटियों का कत्ल कर चुके हैं। सोचती हूं, यदि इन सभी बेटियों के भ्रूण एक जगह इकट्ठे कर लिए जाएं, तो शायद हिमालय पर्वत जितना ऊंचा ढेर लग जाएगा। यदि हमारे पास बर्फ का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो बच्चियों के भ्रूण का इतना ही ऊंचा और शर्मसार करने वाला एक अदृश्य पर्वत भी है। यह हमारी अभिशप्त मानसिकता को झकझोरता हुआ हमारे मनुष्य होने पर प्रश्न खड़ा करता है। आधी दुनिया, पूरा आसमान इस पीड़ा को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हुए हमारे जज्बात को झंझोड़ता है। उपन्यासकार ब्रह्मदत्त ने जिस मनोयोग तथा गहरी पैठ के साथ इस कथा का ताना बाना बुना है, वह पाठक के मन मस्तिष्क पर उतना ही व्यापक प्रभाव छोड़ती है। निश्चित ही यह कृति हमारे परंपरागत जड़ संस्कारों एवं पितृसत्तात्मक सामंती सोच को बदलने का प्रभावशाली आह्वान है। समग्र उपन्यास में भाषा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। भाव अभिव्यक्ति कौशल और शैली में गजब का सामंजस्य दिखता है। संभवतः यही कारण है कि पाठक की अध्ययन यात्रा में कहीं कोई ठहराव बाधक नहीं बनता। रचनाकार ने जन भाषा में जन समस्याओं को इतनी सहजता से उकेरा है कि पाठक और रचनाकार के मध्य संप्रेषणीयता का एक पुल बन गई है। उपन्यास में प्रयुक्त आप्त वाक्य कथा की गरिमा और उद्देश्य की प्रयोजनिता को नए आयाम देते चलते हैं। यथा स्त्रियों की स्वतंत्रता शायद आसमान में उड़ती पतंग की भांति होती है। जैसे ही कोई पति या पिता डोर खींच देता है, वे धड़ाम से जमीन पर आ गिरती हैं। इस तरह के कथन
उपन्यासकार की मनैली बुनावटों को प्रभावी अर्थवत्ता देते हुए स्त्री जाति की स्वतंत्रता को स्थायी और आत्मनिर्भर आधार प्रदान करते हैं। चरित्रों की संरचना में उपन्यासकार ने जिस सावधानी से सामाजिक परिवेश को गढ़ा है वह प्रशंसनीय है। उनके सभी पात्र मनोवैज्ञानिक तथा स्वभावगत विशेषताओं के साकार प्रतिबिंब हैं। उपन्यास की कथा यात्रा करते कभी भी यह एहसास नहीं होता कि यह हमारे आसपास की दुनिया से बाहर के जीव हैं। वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध एवं नारी सशक्तिकरण के पक्ष में आधी दुनिया पूरा आसमान एक उपन्यास मात्र न होकर ऐसा दस्तावेज है जो हमें सोचने को बाध्य करता है। तो दोस्तों, ये था आधी दुनिया पूरा आसमान उपन्यास पर वरिष्ठ लेखक एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर बी मदन मोहन जी के विचार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।